यादें ज़िंदगी का कीमती सरमाया हैं। माजी के बग़ैर हाल का कोई तसव्वुर है न मुस्तक़बिल का। हमारे अतराफ़ और मुशाहिदे में ऐसी शख्सियतें हमेशा मौजूद होती हैं जिनके तजर्बात हमारे तजर्बों से न सिर्फ मुख्तलिफ होते हैं बल्कि ज़्यादा गहरे, ज़्यादा बामानी और काफ़ी दिलचस्प होते हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में हर हफ्ते एक कद्दावर, दिलचस्प और मुनफरिद शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं और उसकी यादों में छुपी बसीरतों से अपनी नज़र का चिराग भी रोशन करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उर्दू दुनिया की मारूफ़ शख्सियत, उर्दू के मारूफ़ नक्काद प्रोफेसर शमीम हनफी साहब। शमीम हनफी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में जनाब बहुत शुक्रिया आपका जी। शमीम हनफी साहब, आपका शुमार उर्दू के कद्दावर नाक़दीन में होता है और सबसे बड़ी बात जो मैं महसूस करता हूँ कि ऐसे बुज़ुर्ग हमारे दरमियान चंद हैं जो अपनी नई नस्ल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। आज मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सादतमंदी है, मेरी खुशबख्ती है। सबसे पहले गुफ्तगू का सिलसिला मैं शुरू यूँ करना चाहता हूँ कि आपकी पैदाइश सुल्तानपुर में हुई, उसके बाद आप इलाहाबाद गए, इलाहाबाद से अलीगढ़, अलीगढ़ से इंदौर, इंदौर से दिल्ली। तो एक सिलसिला बड़ा तवील है। अपनी ज़िंदगी के इतने नशेब व फराज आपने देखे, इतनी अहम शख्सियात से आपने मुलाकात की, उन्हें देखा, उन्हें परखा, उनसे सीखा और वो रोशनी आज हमारी नस्ल तक मुंतकिल हो रही है। सबसे पहले हम आपके इब्तिदाई ज़माने की कुछ बातें जानना चाहते हैं और अपने नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि एक बड़ी शख्सियत अपने इब्तिदाई अपनी ज़िंदगी में वो कैसे उसकी ज़हनी परवरिश होती है, उसका तालीमी सिलसिला कैसे आगे बढ़ता है। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि सुल्तानपुर में कैसे हालात थे और कैसे आपका ये सफ़र ज़िंदगी का वो आगे बढ़ रहा था। असल में देखिए, कोई 75 बरस की कहानी जी चंद मिनटों में तो नहीं बयान की जा सकती, लेकिन क़िस्सा ये है कि इंसान के पास जो कुछ होता है यादें ही होती हैं। बिल्कुल। मौजूद लम्हा इससे पहले कि आप उसके बारे में सोचें याद बन जाता है। आने वाले दिनों के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। सुल्तानपुर यूपी का एक छोटा सा शहर है, अवध का एक इलाके में आता है। ज़ाहिर है कि वो तहज़ीब जो अवधी तहज़ीब कहलाती है, गंगा जमनी तहज़ीब वहाँ की, उसी की तर्जुमान थी वो तहज़ीब। मेरे वालिद वहाँ वकालत करते थे और वो पुराने अलीगढ़ के तालिब इल्म थे। उन्होंने वहाँ से BA LLB किया था। सरराज मसूद उज़ाने वाइस चांसलर जबकि तालिब इल्म थे वो, और उनके असातिज़ा में ज़ाहिर है कि प्रोफेसर हबीब और रशीद अहमद सिद्दीक़ी और ख्वाजा मंसूर हुसैन, ये सब बड़े नामवर लोग, ये सब। तो मुझे बहरहाल घर जो मिला वो मेरे वालिद यानी यासीन साहब का घर, मेरी वालदा ज़ैबुन्निसा बेगम, और उनको भी शौक़ था कुछ पढ़ने लिखने का। उस ज़माने के ज़नाना रसाइल हमारे घर में आया करते थे। हमारे वालिद भी पढ़ते थे, अंग्रेज़ी किताबें भी, उर्दू किताबें भी। तो मैंने कोई 15 बरस की उम्र तक का ज़माना तो वहीं गुजारा सुल्तानपुर में। एक दिलचस्प बात जो मैं कभी गौर करता हूँ तो याद आती है ये कि शायद आर्याओं से कोई एक कहना चाहिए रब्त है गालिबन, उसकी वजह दरिया से मेरा बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। सुल्तानपुर में मेरे घर के पिछवाड़े थोड़ी दूर पर गोमती बहती है। अच्छा। अब भी है जी। बल्कि रामचरितमानस में जो राम के वट संवाद है, जहाँ संवाद से वो कहते हैं रामचंद्र जी कि हमको बाहर ले चलो, दरिया को उस पार पहुँचा दो, वो बाद में कहता है कि पात भरी सहरी सकल सुध बारे बारे के वट की जात कछू बैद न पढ़ाई हो, जो वगैरह वगैरह। तो कहते हैं लोग उसी मकाम का वो वाक़या है। तो सुल्तानपुर में तो ये थी, गोमती थी। सुल्तानपुर छोड़ के इंटरमीडिएट के बाद मैं इलाहाबाद भेज दिया गया BA करने के लिए। वहाँ गंगा और जमुना दोनों का संगम। बल्कि सुल्तानपुर के कुछ असातिज़ा का आप जिक्र कर रहे थे। सुल्तानपुर के असातिज़ा में देखिए साहब, वैसे टीचर मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिले। और मेरे जो स्कूल के टीचर्स थे, मुझे तो सब याद आते हैं, किसके बारे में बताऊं। यानी वो लोग भी जिन्होंने मान लीजिए किसी मैदान में नाम कमाया, वो लोग भी जो गुमनाम रहे, लेकिन जिन्होंने तरबियत बहुत गैर मामूली नहमाक के साथ की। मेरे टीचर्स में एक टीचर थे सैयद मोइनुद्दीन कादरी, जो मशहूर हुए अपने कई तर्जुमों की वजह से। एक तर्जुमा तो मार्टिन लिंग्स की किताब का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब है उसका उन्होंने उर्दू तर्जुमा किया है, जो शाया हो चुका है, हो जाए कि हज़ारों बार छप चुका होगा वो। इसके अलावा उन्होंने सरजादुना सरकार की किताब शिवाजी का तर्जुमा किया था। वो तो मुझे याद है कि मैंने वो किताब जब ख़रीदी, हैज़ मैन ए फ्यूचर बर्टन रसेल की, तो वो जब कादरी साहब ने देखी तो वो उसका भी तर्जुमा करना चाहते थे और उन्होंने बर्टन रसेल को एक ख़त लिखा
कि आप इजाज़त दें तो मैं उसका तर्जुमा करूँ। अब देखिए उस ज़माने की स्कूल के असातिज़ा थे जो मुझे उर्दू पढ़ाते थे, लेकिन उनको उर्दू, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी ये सारी चीज़ें आती थी। तो ये बहुत गैर मामूली मुझ पर कहना चाहिए कि असर रहा अपने बचपन के असातिज़ा का। उर्दू पढ़ाने वाले टीचर्स में एक तो ये थे, कादरी साहब थे, एक पंडित दातादीन तिवारी थे उस ज़माने में जिन्होंने मुझे उर्दू पढ़ाई। इसके अलावा फ़ारसी मुझे मौलवी मुगीसुद्दीन साहब थे, मौलवी अज़ीज़ुद्दीन साहब सालिक थे, इन लोगों ने मुझे फ़ारसी पढ़ाई। अरबी मैंने अपने शौक़ से पढ़ी, कुछ मेरी वालिदा ने पढ़ाई, कुछ कादरी साहब ने पढ़ाई उस ज़माने में ये सब। बाकी और सब्जेक्ट्स के टीचर्स अलग थे, वो एक बड़ी लंबी कहानी है उसकी। और सुल्तानपुर एक छोटा सा शहर, वहाँ समझिए कि मुशायरे बहुत हुआ करते थे, शायर बहुत थे वहाँ पर। जब भी सुल्तानपुर का जिक्र आता है तो मजरू साहब से मेरा रिश्ता ये था कि मैं उनको चचा कहता था। जी जी। और ज़ाहिर मेरे वालिद, उनका बयान ये था मजरू साहब के कि मेरे वालिदीन उनका तखल्लुस रखा था, पहले वो असरार के नाम से शेर कहा करते थे। तो मजरू साहब से बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा। एक शायर और हमारे यहाँ बहुत मशहूर थे हिंदी के, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, जो हमारे जब वो स्कूल जहाँ से हमने इंटरमीडिएट किया वो कॉलेज, उसके रास्ते में उनका घर पड़ता था, उधर से हम गुजरते थे। उनका बाग था जहाँ से हम लोग फल वल भी चुराया करते थे, अमरूद और फालसा और ये सारी चीज़ें। तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी जौनपुर के रहने वाले, लेकिन सुल्तानपुर में आके सेटल हो गए थे वहीं पर। इसके अलावा ये समझिए आपके वहाँ एक शायर मुझे जो बचपन के अपनी याद आते हैं, उनमें एक शायर अवधी ज़बान के थे, देसी सुल्तानपुरी, जिगर साहब के शागिर्द थे। पहले उनका तखल्लुस बोकल था, बाद में जिगर साहब ने उनका तखल्लुस देसी करवा दिया था, वो ज़्यादा थोड़ा सा अर्बनाइज्ड हो गया था से ज़्यादा। वो बड़े उम्दा शेर कहते थे, मुझे याद है अब भी, बड़े नस्तालिक आदमी, बहुत साफ़ सुथरी शेरवानी, चौड़े पायचे का पायजामा, सिगरेट बहुत पीते थे, बहुत ही साफ़ सुथरे कपड़ों में हमेशा नज़र आते थे। एक ख़ास किस्म की शायराना उनकी चाल, एक बहुत ही कहना चाहिए खोए खोए से। और शेर जो कहते थे, मुझे याद है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, मैं तो उस वक्त तकरीबन 9 वर्ष का था 1947 में, तो उस वक्त उन्होंने एक नज़्म कही थी जो हम लोगों ने सुनी और हमें याद भी हो गई। वारे स्कूली गधेरो आज तो चांदी कटे, पौवा पौवा भर मिठाई सब गधेरन का बटे। यानी ये अवधी ज़बान में ये इसी तरह की ज़बान में और बड़े उम्दा शेर भी उन्होंने कहे। शाम पर एक नज़्म मुझे याद आती है उनकी, आकाश के राजा की पगिया कुछ धूमल धूमल होवत है, एक नींद कमाती देवी है, कुछ जागत है कुछ सोवत है। क्या बात है। एक वकील का जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि हाँ मुला बहसत रहे ऐसा चिरागुद्दी वकील, जैसे कपड़ा की मशीनी में चले तागा के रील। तो ये तो अवधी ज़बान के शायर थे। उर्दू में शेर कहने वाले बहुत से कायस शोरा थे हमारे यहाँ के, लखपत राय महवर साहब थे, बहुत मारूफ शायर थे। और जवाद बली ऐश साहब थे हमारे यहाँ, वो बहुत मारूफ। अहमद हुसैन अहमद साहब थे, और मौलवी तवक्कुल हुसैन नैयर साहब जो मुझे कॉलेज में उर्दू भी उन्होंने पढ़ाई, वो थे। एक रिसाला भी निकाला था शुआए उर्दू के नाम से उन्होंने, बहुत अच्छे शेर कहते। मजरू साहब के बहुत दोस्त थे। तो इस तरह की महफिल थी। हमारे एक दोस्त थे अबरार, और इंतकाल हो गया उनका। हम दोनों रोज़ाना जब गुफ्तगू करते साथ टाइम, मुझे टहलने पैदल चलने से बहुत एक मेरी दिलचस्पी हमेशा, आज भी वो अब भी है, अब भी हमेशा से रही। मेरा ख्याल है मैंने कई चक्कर दुनिया के लगा लिए हैं अब तक, यानी तकरीबन समझिए 65 साल तो कम से कम हो गए मुझे पैदल चलते हुए। 60-65 बरस में रोज़ाना शाम को। और सुल्तानपुर के ज़माने क़याम में गोमती के किनारे, जब सुल्तानपुर से हम इलाहाबाद पहुँचे तो इलाहाबाद में संगम की तरफ गंगा और जमुना का हमारा हॉस्टल तो आनंद भवन पंडित नेहरू के मकान के करीब था। हम वहाँ से सोचिए संगम जाया करते थे टहलते हुए पैदल। बल्कि एक बात जो मैं ख़ास तौर पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि बचपन के ज़माने में जब मजरू साहब वहाँ हुआ करते थे, जी, तो वो कुछ उस ज़माने की बातें आप हमें मजरू साहब के देखिए। मजरू साहब जिस वक्त मुझे होश आया तो कहना चाहिए मजरू साहब उस वक्त तक रुखसत हो गए थे, चले गए। बॉम्बे मैं बहुत छोटा था जब भी चले गए थे वो वहाँ से बम्बई। जिगर साहब उनको ले गए थे, लेकिन मजरू साहब आया करते थे। मुझे उनका घर आना याद है जी। और आते थे, और जब आते थे बड़ी चहल पहल होती थी, रौनक होती थी, नशस्तें हुआ करती थी। मजरू साहब शेर सुनाते, तरन्नुम बहुत अच्छा था। मजरू साहब ने शायरी से पहले मौसीकी की तरबियत बाकायदा हासिल की थी, और लखनऊ के म्यूज़िक कॉलेज के बाकायदा तालिब इल्म थे। वो गए थे तिब पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ क्लासिकी संगीत उन्होंने सीखा। चुनांचे वो अपनी गज़लें भी जो पढ़ते थे वो ज़्यादातर किसी न किसी राग में होती जी जी। तो मजरू साहब आया करते तो बड़ी रौनक होती थी, नशिस्तें होती थी, और क्या अच्छा तरन्नुम था। यहाँ भी दिल्ली अपने इंतकाल से पहले तक जब भी आते, चाहे एक दिन के लिए आए, मेरे घर ज़रूर आते थे वो। और ज़ाहिर है कि बड़ा ख्याल उनको हमेशा वो रहा। तो उस ज़माने में तो
मजरू साहब नज़में भी कहा करते थे, बल्कि एक नज़म जो मजरू साहब की बहुत मशहूर हुई थी, गाये जा पपीहा गाये जा, ये मुशायरों में पढ़ा करते थे और बहुत उम्दा लहक करके पढ़ते थे ये। तो इस तरह के वाक़यात तो बहुत हैं। बल्कि मजरू साहब वाकई बहुत बड़ी बात है कि अदब में जितना बुलंद मकाम है उनका, मुशायरों में भी बहुत पसंद किए जाते थे, और फिल्म में जो उनकी शोहरत है, इतना बड़ा अवार्ड उन्हें, फिल्म का सबसे बड़ा अवार्ड उन्हें दिया गया। देखिए वो तो ज़्यादा साहब फालके अवार्ड तो जो कुछ है वो है, लेकिन मजरू साहब के यहाँ मामला ये है, मैं बहुत सफाई से जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि गज़ल में जैसे मिसरे और शेर उन्होंने कहे उर्दू गज़ल की तारीख़ में, उनके मासरीन में तो किसी ने कम से कम नहीं कहे। देख जिंदा से परहेज, रंगे चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख, बेतीशे नजर न चलो राह रफ्तगा, हर नक्श पा बुलंद है दीवार की तरह। तो ये आप देखें, हम तो आवाज हैं दीवार से छन जाते हैं, रोक पाता हमें जिंदाने भला क्या मजरू। तो मजरू साहब के यहाँ तो गैर मामूली खल्लाकी थी और बहुत अच्छे शेर कहते, बहुत अच्छे शायर थे। अच्छा, उनकी फारसी बहुत कहना चाहिए मुस्तहकम यानी थी, और उन्होंने फ़ारसी अदब का मुतालिया भी खूब किया था, अशार भी कहते थे कभी कभी फ़ारसी में। वो फ़ारसी शायरों का एक इंतखाब भी उन्होंने किया था, जो शायद मेरे पास है वो। तो बहुत गैर मामूली ज़ौक़ रखने वाले शायर थे वो। अच्छा, वो सुल्तानपुर के बाद इलाहाबाद आप तालीम के मकसद से, आला तालीम की गरज से पहुँचे, और इलाहाबाद उस ज़माने में एक बड़ा अदबी मरकज़ हुआ करता था। आज भी हैं, शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी हैं, बहुत अहम लोग आज भी हैं वहाँ, लेकिन उस ज़माने में एहतशाम हुसैन साहब, फ़िराक़ साहब और एजाज़ हुसैन साहब, इब्न सफ़ी भी हुआ करते थे। सर बड़ी शख्सियात थी और पूरे हिंदुस्तान से लोग वहाँ पहुँचते थे। देखिए उर्दू में तो उस वक्त जो लोग मशहूर थे वहाँ पर, फ़िराक़ साहब, बिल्कुल, एहतशाम साहब बाद में आए वहाँ, सन 60 के करीब आए, 60-61 में। एजाज़ साहब सदर शोबा थे उर्दू के। बलवंत सिंह थे जो अफ़साने लिखा करते थे, और वहाँ के बहुत से अदीब थे जो लिखने पढ़ने वाले। अब्बास हुसैनी साहब के इदारा था निखत, जहाँ से वाबस्ता ये सब लोग रहे, ये जो जासूसी दुनिया, रोमानी दुनिया और ये सब सिलसिला वहाँ शुरू हुआ। मेरा भी ताल्लुक़ रहा इन लोगों से, मेरे ताल्लुकात बहुत थे और बड़ा एक यानी मिलना जुलना, आना जाना। इब्न सफ़ी साहब उस वक्त चले गए थे, और ज़ाहिर है कि शोहरत तो उनको बाद में मिली। मेरा ख्याल है कि इब्न सफ़ी साहब जब मैं इलाहाबाद पहुँचा हूँ जा चुके थे, इलाहाबाद से कराची जा चुके थे। लेकिन इलाहाबाद हिंदी का बहुत बड़ा मरकज़ था, और हिंदी में वहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, उपेन्द्र आतश जो हिंदी और उर्दू दोनों के अदीब थे। इसके अलावा ईला चंद जोशी, रामचंद्र टंडन, श्री कृष्ण दास, बहुत से अदीब थे भाई। अब कितने लोगों को याद करूँ, भैरव प्रसाद गुप्त, बहुत अच्छे लिखने वाले, नई कहानी के बहुत से चैंपियंस भी वहाँ के थे, शोरा भी थे हिंदी के। और खूबी की बात यही कि वहाँ हिंदी और उर्दू को फ़ारूक़ी साहब ने उस वक्त तक लिखना नहीं शुरू किया था, लेकिन ये कि बहरहाल जो ये तो तालिब इल्म रहे होंगे उस ज़माने में, मुझसे सीनियर थे, मेरे 2-3 साल सीनियर थे मुझसे यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये कि इलाहाबाद एक अजीब व गरीब मरकज़ था, और वहाँ हाई कोर्ट के जजेस, वहाँ के सहाफ़ी बहुत से, और कहना चाहिए कि वहाँ के वकला बड़ी मुमताज़ हैसियत रखने वाले, वहाँ की मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स, भाई राम मनोहर लोहिया मिसाल के तौर पर, आचार्य कृपलानी, मैंने इन सबको वहीं देखा। नेहरू जी और डॉक्टर राधा कृष्णन और जाकिर साहब और सी राजगोपालाचारी, ये लोग तो आते ही रहते थे वहाँ। यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी देखा मैंने इनको, बड़े बड़े लीडर्स, कृष्णा मेनन, ये वो सब। लेकिन वो अजीब व गरीब जगह थी। ज़ाहिर सुल्तानपुर के मुकाबले में तो वो एक नई दुनिया थी, जैसे कहिए दिल्ली के मुकाबले में न्यूयॉर्क कह लीजिए आप। तो कहने का मतलब ये कि वहाँ तो एक अजीब व गरीब ज़िंदगी थी। सुल्तानपुर की बस्ती तो बहुत सोई खामोश, बिजली तक नहीं आई थी वहाँ, तो इक्के चलते थे, बहुत ठहराव था वहाँ की ज़िंदगी में। इलाहाबाद एक जगमगाता हुआ शहर था, यूनिवर्सिटी थी वहाँ, कॉलेजेस थे, हाई कोर्ट था वहाँ पर, अखबारों के दफातर थे, तो वो बड़ी एक कॉफ़ी हाउस था, बड़ी रौनक रहा करती थी। तो इलाहाबाद में तो ज़ाहिर कि मेरे असातिज़ा थे, एहतशाम साहब मेरे बाद में उस्ताद हुए, एजाज़ साहब मेरे उस्ताद थे, फ़िराक़ साहब मेरे उस्ताद थे, और ये सब रहा। यूनिवर्सिटी बड़ी बारौनक जगह थी उस ज़माने में इलाहाबाद की। फ़िराक़ साहब की शख्सियत तो इंतहाई अजीब व गरीब और बहुत दिलचस्प, उनकी शख्सियत में दिलचस्पी के अनासिर बहुत हैं, और कहा जाता है उनके बारे में अगले लम्हे वो क्या कर बैठेंगे कोई नहीं कह सकता था। देखिए उनके बारे में कहानियाँ जो हैं वो तो हैं अपनी जगह पर, लेकिन वो गैर मामूली तौर पर तख्लीक़ी आदमी है। मैंने ऐसा खल्लाक ज़हन रखने वाला अपनी ज़िंदगी में शायद नहीं देखा। एक तो उनकी आवाज़ बहुत भारी, गुंजीली, बहुत खूबसूरत आवाज़ थी, बिल्कुल। और फिर ये कि उनके मौज़ूआत पर, मामूली से मामूली मौजू पर भी इतनी उम्दा गुफ्तगू वो करते थे। ऐसा मैंने कन्वर्सेशंस के मामले में सबसे ज़्यादा शोहरत सुनी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की, लेकिन देखा फ़िराक़ साहब को है। वैसी बातें करने वाला मेरी नज़र से नहीं गुजरा।
और उनके शागिर्द अस्करी साहब भी रहे, अस्करी साहब ने भी जिक्र किया है। एक हमारे और उस्ताद थे अंग्रेज़ी के, प्रोफेसर सतीश चंद्र देव, जो सदर शोबा थे उस ज़माने में जब मैं था वहाँ इलाहाबाद का तालिब इल्म। तारीख़ का शोबा वहाँ का बहुत अहम शोबा था इलाहाबाद का, और हिस्ट्री में बड़े बड़े नामवर लोग थे। रशब्रुक विलियम वहाँ रह चुके थे, बेनी प्रसाद रह चुके थे, डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी वहाँ थे, ईश्वरी प्रसाद थे वहाँ, वगैरह वगैरह। मेरे ज़माने में डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना थे, ईश्वरी प्रसाद साहब रिटायर हो चुके थे लेकिन इलाहाबाद ही में रहते थे। इसके अलावा साइंस के शोबे में बड़े मुमताज़ लोग थे वहाँ, प्रोफेसर बनर्जी वगैरह, फिज़िक्स में फिज़िक्स का शोबा, मैथमेटिक्स का शोबा, जोग्राफ़ी का शोबा, कुछ शोबे वहाँ के बहुत मुमताज़ थे इलाहाबाद के। तो वो माहौल ही बिल्कुल दूसरा था। और जाहिर है कि वहाँ जो ज़िंदगी थी वो ज़्यादा हिंदी उर्दू का कोई बैर नहीं था, अगरचे उस ज़माने में ज़ाहिर है कि सियासत शुरू हो चुकी थी ज़बानों की हमारे यहाँ, लेकिन अदीब एक दूसरे से मिलते थे और वो जो एक अलग अलग कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, ये सूरत इलाहाबाद में नहीं थी। बल्कि एजाज साहब, एजाज हुसैन एक बहुत अहम शख्सियत हमारी उर्दू अदब की तारीख़ में, उनकी तारीख़ की लिखी हुई किताब हम सब पढ़ते हैं, वो आपके उस्ताद रहे। मेरे उस्ताद थे, उनकी उस किताब का तर्जुमा हिंदी के बड़े नामवर शायर हैं शमशेर बहादुर सिंह, जी, उनके शागिर्द भी थे एजाज साहब के। और शमशेर बहादुर सिंह की एक अहमियत ये भी है कि वो हिंदी और उर्दू का एक मुश्तरका इतिहास लिखना चाहते थे। उन्होंने हिंदी में उसका तर्जुमा किया एजाज साहब की किताब का। और एजाज साहब ने ज़ाहिर है न सिर्फ ही कि उनके यहाँ हिंदी वाले आया करते थे, उनके कमरे में रोज़ाना शाम को एक थर्सडे क्लब था एजाज साहब वगैरह, जिसमें डॉक्टर नूरुल हसन अपने ज़माने में, रज़िया सज्जाद, ज़हीर, बलवंत सभी आए, मुमताज़ हुसैन, ये सब आया करते थे। बड़े बड़े अदीब शायर जो आते थे, सदा जाफरी आ रहे हैं और फलां साहब मखदूम आ रहे हैं और बम्बई से कैफ़ी आ रहे हैं, ये लोग सब उसमें शरीक हुआ करते थे। तो एक बड़ी रौनक और चहल पहल, तरक्की पसंद अदीबों का आज के जैसी मुर्दनी नहीं तारी थी आज के माहौल पर जो है, और बड़ी उम्दा गुफ्तगू हुआ करती थी। अदीब इतना अपने आप में गुम नहीं हुए थे, दूसरों का कलाम भी, दूसरों की तहरीरें भी शौक़ से पढ़ते थे और उनके बारे में गुफ्तगू करते थे, और एक बहुत कहना चाहिए जिंदा माहौल था। बिल्कुल बिल्कुल। इलाहाबाद से फिर अलीगढ़, जाहिर है नहीं, इलाहाबाद से मैं इंदौर गया। इंदौर मैं पीएचडी कर रहा था, उन्होंने डीफिल कहते हैं इलाहाबाद में उसे। एहतशाम साहब मेरे निगरान थे, मेरे उस्ताद थे। उसी ज़माने मुझे नौकरी मिल गई 1965 में, जंग का ज़माना था जब मैं इंदौर पहुंचा। और इंदौर जंग के ज़माने पहुंचना मुईद साहब एक अजीबोगरीब तजर्बा था। अब आप ये देखिए कि एक नया शहर और एक कमसिन सा लड़का जिसकी उम्र मुश्किल से 25-26 साल की उम्र मेरी, और वहाँ मैं पहुँचा तो मालूम है शहर में ब्लैकआउट, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जंग हो रही है। मुझे न होटल मालूम, न वहाँ के रास्ते मालूम। अब खाने की तलाश में मुझे अंधेरे में मालूम है टटोलते हुए किसी बहुत 2-4 दिन के बाद तो खैर आदत हो गई। तो वहाँ उस वक्त हम पहुँचे थे। इंदौर चूँकि फौजी छावनी रहा था किसी ज़माने में, उससे मिली हुई जगह एक महू कहलाती है, MHOW। अच्छा, महू कहते हैं लोग उसको, महू छावनी, जहाँ जनरल अय्यूब खां भी रहे हैं। अपनी किताब खुद नविश्त में उन्होंने जिक्र किया उसका। चर्चिल भी वहाँ रह चुका है। यानी चर्चिल ने भी अपना कुछ वक्त वहाँ महू में गुजारा था। मेरे लिए तो खैर वो जगह इसलिए अहम और दिलचस्प थी कि अमीर खनफी वहाँ के रहने वाले थे, मेरे दोस्त। बल्कि बाद में दिल्ली आ गए और रेडियो बाद में खैर उस वक्त जब मैं पहुँचा हूँ इंदौर, तो इंदौर में वो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे। अच्छा, वही नहीं बल्कि उस ज़माने में तो ये बहुत से बाद में रेडियो टेलीविज़न में बड़ी बड़ी जगहों पर लोग जो पहुँचे, डायरेक्टर जनरल हुए, ये हुए, वो हुए, ये सब वहाँ पर कई लोग मुझे मिले। कैसर कलंदर वहाँ थे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, अयंगर थे वहाँ पर, लेले थे वहाँ पर, अमीक साहब थे वहाँ पर। तो ये सब छोटी, यानी उस वक्त अपनी मुलाजमत का इन्होंने गोया कि आगाज़ किया था वहाँ से। लेकिन क्या माहौल था साहब, मध्य प्रदेश तो अजीब व गरीब जगह थी। यानी इलाहाबाद छोड़ने के बाद इलाहाबाद में भी कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत हुआ करती थी, संगीत की, शायरी की, अदब की, ये सब होती थी, आना जाना अदीबों का लगा रहता था। इंदौर की दुनिया बिल्कुल दूसरी थी। इंदौर में तो कहना चाहिए कि लोक कल्चर, मौसीकी, क्लासिकी मौसीकी, वहीं मैंने ड्रामे लिखने शुरू किए। सब पहला ड्रामा मैंने वहीं लिखा हनफी के फरमाइश पर, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ। और वहाँ उस ज़माने में इंदौर से करीब जो जगह थी, भाई इंदौर होलकर स्टेट में खुद उस्ताद अमीर खां वहाँ गायक थे, और इसके अलावा पास में देवास था जहाँ कुमार गंधर्व रहा करते थे। रजब अली खां वहीं के रहने वाले थे, उस्ताद रजब अली खां देवास के रहने वाले। उज्जैन पास में था 30-35 किलोमीटर के फासले पर, मांडू बहुत दूर नहीं था। तो कहना चाहिए कि वो इंदौर की फ़ज़ा बिल्कुल दूसरी थी। वहाँ ड्रामा और इसकी सबकी रवायतें, नाटक की, मौसीकी की। वहाँ हमारे एक दोस्त थे महन जोशी, जो जनसत्ता के पहले एडिटर थे, सुभाष जोशी इनके भाई। अच्छा, हम लोगों ने मिलकर के वहाँ हिंदी में बच्चों का एक अखबार भी निकाला था। जाकिर साहब ने उसका इफ्तिताह किया था उस अखबार का।
और वो गालिबन हिंदुस्तान में बच्चों का पहला अखबार था जिसमें न्यूज़ छपती थी बाकायदा। और बल्कि उसका जो पहला फंक्शन हुआ बॉम्बे में, उसमें जो कल्चरल प्रोग्राम किया गया उसमें जया भादुरी भी शरीक हुई थी। अच्छा। ये बच्ची थी और उस ज़माने में 10th में पढ़ती थी गालिबन। ये इनके वालिद वहीं पर जर्नलिस्ट थे, यानी भादुरी साहब गालिबन स्टेट्समैन में मुलाजिम थे। इंदौर में, वहाँ रहते थे, भोपाल में ये लोग। तो महन जोशी थे वहाँ पर, ये थे हमारे दोस्त राजन माथुर जो बाद में नवभारत टाइम्स के एडिटर हुए यहाँ। राहुल बारपुते एक बड़े मशहूर सहाफ़ी थे जो नई दुनिया के एडिटर थे। अब रामशरण जोशी जिसके रेजिडेंट एडिटर वगैरह रहे और यहाँ दिल्ली में रहे। मैंने बल्कि शुरू में कॉलम्स उसी अखबार में लिखे। मैंने शुरू हिंदी से किया था, मैं पहले हिंदी में लिखा करता था। तो हिंदी से मेरी दिलचस्पी जो है उसका बहुत बड़ा सबब एक ये भी है कि अव्वल तो मैंने किसी लिसानी तासुब के मारे हुए माहौल में आँख नहीं खोली। जिस माहौल में मैं रहा, मेरी तरबियत हुई, वहाँ उर्दू हिंदी दोनों के जानने वाले अदीब और शायर ये सब थे। दूसरे ये भी था कि भाई मैंने खुद, मुझे हिंदी आती और मेरा ख्याल ये है कि मुझे हिंदी आने की वजह से शायद उर्दू भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है मेरी। यानी मेरा अब भी ख्याल है कि जिसको हिंदी आती है उसको उर्दू भी अच्छी आएगी और जिसे उर्दू आती है उसे हिंदी भी अच्छी आएगी। बिल्कुल, ये फ़र्क होता है दोनों में। तो इंदौर तो बहुत खूबसूरत जगह थी। अमीर हनफी और ये सब हमारा पूरा हल्का, बच्चों के अखबार वाला, वहाँ के ड्रामे और वहाँ की मौसीकी की महफिलें। अमीर हनफी साहब के साथ तो दिल्ली में भी आपका बड़ा मिलना जुलना रहा है काफ़ी। वो मेरे बहुत गहरे दोस्त थे। मेरे एक और दोस्त जो मुझे ऐसे हम चाहते हैं शमी हनफी साहब के, उनके कुछ ज़ाती पहलू कुछ उजागर हों, कुछ उन्हें कैसे देखा आपने? चूँकि आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे, उनकी तहरीर हमारे दरमियान मौजूद है, हम पढ़ते भी हैं, इस्तेफादा करते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत के बाद ऐसे पहलू जो शायद हम पर देखिए, मेरे तो इब्तिदा इंदौर में मेरे दो दोस्त सबसे ज़्यादा करीब रहे जी। एक अभी भी हैं जो अब अलीगढ़ में रहते हैं, सैयद वक़ार हुसैन, जो अंग्रेज़ी के सदर शोबा थे और प्रोफेसर थे, रिटायर हो गए, वहीं घर बना लिया है, तन्हा रहते हैं अलीगढ़ में। दूसरे अमीर हनफी। अमीर हनफी से जिस दिन मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था उसी दिन मुलाकात हुई थी शाम को, और फिर दोस्ती ऐसी रही कि उनके मरते दम तक 88 में उनका इंतकाल हुआ, दोस्ती हमारी कायम रही। अमीर हनफी बहुत बाखबर आदमी थे। उर्दू के किसी शायर को हम उनके बराबर नहीं रख सकते मौसीकी के इल्म के मामले में। हिंदी, संस्कृत, फ़लसफ़ा, तारीख़, आर्कियोलॉजी, बहुत सी चीज़ों के बारे में अमीर हनफी जितना जानते थे। उन्होंने रजब अली ख़ां की सवाने उम्री भी लिखी, उस्ताद अमीर ख़ां की सवाने उम्री भी लिखने वाले थे। उनकी पहली किताब हिंदी में छपी थी जिसका नाम था सांसों का संगीत। उसके बाद फिर उन्होंने और जो किताबें, नज़्म जो उनकी मशहूर हुई, उर्दू में पहली नज़्म उनकी जो मशहूर हुई वो सिंदबाद थी, तवील नज़्म उनकी, जो किताबी शक्ल में भी छपी थी। अमीर हनफी बहुत उम्दा, यानी अच्छा गाने का भी उनको शौक़ था, ये कम लोग जानते हैं। मेरी दोस्ती बहुत थी तो कभी कभी वो आ करके मेरे घर पर फ़र्श पर ऐसे ही आके लेट गए चटाई पर और वो अपना गुनगुनाना शुरू कर देते थे। तो उनको राग सुर का सबका खूब अंदाज़ा था, पहचान खूब थी और बहुत अच्छा इल्म था उनका। उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, शेर चीज़ें दीगरस। जी, बहुत तो वो भी पढ़नी चाहिए वो किताब। और इसके अलावा जो उनकी किताबें हैं, नसर में भी जो कुछ उन्होंने लिखा, उनके ज़माने किसी शायर ने कम से कम उस तरह के मौज़ूआत पर उस तरह नहीं लिखा। ड्रामों में इसी तरीके से आईने का कोरस उनका एक मजमुआ हिंदी में छपा था पहले, उन्हीं ने मुझसे इसरार करके ड्रामे लिखवाए। पहला ड्रामा जो मैंने लिखा वहीं उसी ज़माने में, आखिरी कश के नाम से, उसने एक तरह की तारीख़ बनाई यहाँ। यानी ऑल इंडिया रेडियो में जब डायरेक्टर जनरल धर साहब थे, मैं यहाँ आया, अलीगढ़ में उस ज़माने लेक्चरर था, तो धर साहब ने मुझसे पूछा, अच्छा यू आर शमीम हनफी, आप आखिरी कश फेम? तो मैं समझा नहीं। तो कहने भाई आपका ड्रामा जो है उसके सब्सिक्वेंट ब्रॉडकास्ट, यानी बिलाशुबहा बता रहा हूँ आपसे कि सैकड़ों की तादाद में हुए, और अमीर खान ने प्रोड्यूस किया था वो। और जिस तरीके से वो किया गया था ड्रामा, उस ज़माने में वहाँ आर्टिस्ट थे, जिस तरह के इंदौर रेडियो स्टेशन बड़े बड़े कलाकार थे, सारंगी बजाने वाले, मौसीकी के जो प्रोड्यूसर्स थे वहाँ पर, बड़ा। तो ये तो समझिए कि इंदौर मेरे लिए बड़ा एजुकेटिव भी रहा, इस लिहाज से मेरी दिलचस्पियों में इजाफा हुआ वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, एक संग मील है आपकी ज़िंदगी का। इंदौर के बाद फिर मैं अलीगढ़ पहुँचा, वो भी एक बड़ा मरकज़। अलीगढ़ में तो मैं आया, देखिए इंदौर में मैंने जो वक्त गुजारा 65 से 69 तक का। 69 में सरूर साहब ने मुझसे कहा, सरूर साहब मेरे वालिद के महासिर अलीगढ़ में थे। अच्छा। और वाकिफ़ थे एक हद तक, और उनको दिलचस्पी थी, वो चाहते थे कि मैं कहीं बेहतर जगह मेरा तकर्रुर हो जाए किसी अच्छे। तो उन्होंने मुझसे कहा तुम अलीगढ़ अगर आना चाहो तो यहाँ आ जाओ। मैं अलीगढ़ चला गया। अलीगढ़ में पहले मैं यूनिवर्सिटी में नहीं मुलाजमत मुझे मिली, पहले उन्होंने सरूर साहब ने मुझसे कहा कि तुम हमारी ज़बान, उन जो अंजुमन का दफ्तर वहाँ था, उससे मेरी मदद करो। मैं वहाँ पहुँच गया।
इत्तेफाक से उसी साल मुझे मिल गया सीनियर फेलोशिप, जो बड़ी चीज़ थी उस ज़माने में, जी। और ज़ाहिर है कि ऑल इंडिया पैमाने पर इसका बाकायदा इंतखाब हुआ करता था डीलिट करने के लिए, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए। मैं उसमें आ गया, फिर मैं वहीं लेक्चरर हो गया। एक सुरूर साहबी के सामने है, मुझे एक पोजीशन वहाँ खाली हुई थी, लीव वैकेंसी, उसी में मेरा तकर्रुर हुआ, फिर उसी पर मैं कंफर्म हो गया, दोबारा मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ। अच्छा, इतने दिनों तक वो जगह खाली रही इंदौर में। और दूसरा एक जो काबिल ज़िक्र बात शायद समझी जाए वो ये है कि मेरी डीलिट जो है दाखिला लेकर के पहली डीलिट है अलीगढ़ की। तो सुरूर साहब उसी ज़माने में बल्कि क़वानीन उसके ज़ाब्ते बनाए गए, मुख्तारुद्दीन आदू साहब ज़माने में डीन थे उसके। और मुझे खुशी इस बात की है कि जिस साल मुझे डीलिट मिली उस साल 2 एजाज़ी डीलिट्स मिली थी। एक तो देखिए कैसे कैसे लोगों को उस वक्त मिलती थी, यानी एक तो रशीद अहमद सिद्दीकी और मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी। क्या बात, ये समझिए वो था। और ये कि मुझे उसी कॉन्वोकेशन ने मुझे डीलिट की, बल्कि कॉन्वोकेशन ओपन मेरी डिग्री से हुआ था, यानी एक तरीके से वो हुआ था। ये रहा। अलीगढ़ में बहुत दोस्त हमारे जो सबसे ज़्यादा जो मुझे याद आते हैं, जो दोस्त मेरे बिछड़ गए, अब तो खैर शहरयार का भी इंतकाल हो गया। खलील साहब मेरे पहले दोस्त थे, सबसे ज़्यादा ताल्लुकात मेरे खलील साहब से। बल्कि खलील साहब के कुछ ऐसे पहलू जो हम तक नहीं पहुँचे, शायर की हैसियत से हम उन्हें जानते हैं। भाई खलील साहब बहुत गैर मामूली आदमी थे। हमारे ज़माने में एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया थे वो जदीद अदब का। उनका हाफजा बहुत अच्छा था, सारे अच्छे रिसाले उनके पास आया करते थे। मैंने उनकी लाइब्रेरी से, उनके ज़ख़ीरे से बहुत फ़ायदा उठाया। और खलील साहब थे, वहीद अख्तर थे वहाँ, जो मेरे दोस्तों में ये, और बड़ा अच्छा माहौल था। मुनीब साहब थे उस ज़माने में, साजदा जैदी थी, जाहिदा जैदी थी, ये सब ये लोग उस ज़माने में अलीगढ़ के बड़े मुमताज़ लोग। प्रोफेसर असलूब अहमद अंसारी जो अभी भी हैं मौजूद, डॉक्टर अख्तर अंसारी साहब जो अभी हैं, ख्वाजा मसूद अली ज़ौक़ी, अलीगढ़ में बड़े बड़े नामवर लोग उस ज़माने में थे। अब भी खैर वहाँ अच्छे एक माहौल है बहुत हद तक, लेकिन ज़ाहिर है कि वो दिन तो अलीगढ़ के भी वापस आने के नहीं। तो सुरूर साहब की ज़ाती ज़िंदगी के कुछ पहलू हम चाहते हैं कि आप शेयर करें, इसलिए काफ़ी सुरूर साहब के साथ तो मेरा ये था कि भाई सुरूर साहब मुझे बहुत अजीज़ रखते थे, मेरे उस्ताद थे। सुरूर साहब बीच में जब मैं डीलिट कर रहा था उसी ज़माने में सुरूर साहब अमेरिका गए, तो बल्कि अमेरिका जब गए तो वहाँ भी उन्होंने मेरे काम से दिलचस्पी अपनी ख़त्म नहीं की, और वहाँ से मुझे बराबर वो ख़त आते थे। उस ज़माने में तो डाक ही था, टेलीफोन तो इतना आम हुआ नहीं था, सेलफोन का तो वजूद ही नहीं था। तो सुरूर साहब जब आए अमेरिका से तो मेरे लिए बाकायदा किताबें लेकर के आए थे। कितनी किताबें मैंने सुरूर साहब के ज़रिए मेरा तारुफ उन किताबों से हुआ। ऐसे असातिज़ा हुआ करते थे उस ज़माने में। और सुरूर साहब शाम को पैदल चलने की उनकी बहुत आदत थी, टहलते थे। अक्सर मैं साथ यूनिवर्सिटी कैंपस ही में रहते थे सुरूर साहब, लेकिन शाम को मेरे टहलने वाले साथियों में सबसे ज़्यादा तो उस ज़माने में खलील साहब थे। मैं और खलील साहब बहुत टहलते थे। फिर वक़ार साहब जब आ गए अलीगढ़ में लेक्चरर होकर अंग्रेज़ी में, तो फिर हम और ये साथ टहलने लगे। तो हम लोग बहुत देर तक टहलते थे, मैं, खलील साहब, वक़ार साहब, और फिर हम लोग जाके बैठ जाते थे ख्वाजा मसूद अली ज़ौक़ी साहब के यहाँ। यूनिवर्सिटी कैंपस ही में उनका बाब ईसा के सामने उनका, अरे बाब इसहाक़ के सामने उनका मकान था, सर सैयद हॉल के करीब, और वहाँ जाके बैठ जाते थे। और बड़ी वज़ादार और एक अजीब व गरीब शख्सियत थी ज़ौक़ी साहब की भी। फ़िल्म से उनका ताल्लुक़ था, महबूब खां के साथ काम कर चुके थे, आन फिल्म के डायलॉग डायरेक्टर वगैरह रहे थे, कुछ एक्टिंग भी की थी। अच्छा। इन्होंने उस ज़माने में ड्रामे का बहुत चलन था, और वहाँ से जिन लड़कों की तरबियत हुई ड्रामे में, उसमें नसीरुद्दीन शाह वगैरह भी शामिल हैं, वहीं की अलीगढ़ की तरबियत। तो बहुत से ड्रामे भी उस ज़माने में वहाँ हुए और ये सब था। तो खलील साहब के साथ तो खैर बहुत अच्छा वक्त मेरा गुजरा, उनके साथ उनके घर पर रास्तों में चलते फिरते हुए, महफ़िलों में रात भर की महफ़िलें होती थीं, और क्या साहब लोग थे, याद आते हैं तो वाकई एक अजीब सा महरूमी का एहसास होता है। और उनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान पाकिस्तान के जितने नामवर शोरा हैं सबसे था बहुत। तो उनकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी, रिसाले सारे आते थे उनके पास। हवालों के लिए उनका ऐसा लगता था कि उनको अजबर हैं बिल्कुल, आप बात शुरू करें वो आपको 10 मिनट बता देंगे ये मज़मून ये मज़मून ये मज़मून। उस ज़माने में आज की तरह का, एक तो आज के अदीबों की तरह उजलत पसंदी नहीं थी इतनी, लोग अपने काम में मगन रहते थे, इस पर फिक्र कम होती थी कि शोहरत फ़ौरन मिल जाए। जी जी जी। दूसरी चीज़ ये थी कि उस ज़माने में थोड़ी सी आला ज़रफ़ी मुझे ज़्यादा दिखाई देती थी, अपने मासरीन का जिक्र भी लोग करके खुश होते थे। और तो खलील साहब के यहाँ तो ये बहुत थी ये बात, और बहुत उम्दा माहौल था उर्दू डिपार्टमेंट में भी वहाँ पर। खुर्शीदुल इस्लाम साहब थे, खुर्शीद साहब उस ज़माने में लंदन गए हुए थे, बल्कि उन्हीं की जगह पर मेरा तकर्रुर हुआ था लीव वैकेंसी में। बाद में फिर खुर्शीद साहब आ गए,
खुर्शीद साहब आने के कुछ ही दिनों के बाद फिर मैं दिल्ली आ गया, जामिया आ गया। मैं जामिया आया मैं तो मैंने दिल्ली मुझे पसंद था हमेशा से। बल्कि यहाँ तक आने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी गुफ्तगू शहरयार साहब के बारे में हो जाए। शहरयार भाई हमारे दरमियान नहीं, शहरयार उस ज़माने में देखिए मेरी पहली मुलाकात तो खलील साहब से हुई थी, लेकिन ये कि शहरयार के एक तरीके से मेंटोर भी थे खलील साहब, उन्होंने तरबियत भी की थी शहरयार की। बल्कि जब मैं पहली मरतबा अलीगढ़ गया तो शहरयार मेरे कमरे पर आए जहाँ मैं मेहमान खाने जहाँ मैं रुका हुआ था, और ये कभी खलील साहब ने भेजा है, और ये कि मतलब वो फिर हमारा वक्त आपस में एक साथ बहुत गुजरने लगा। शहरयार का इसमें आज़म तो छप गया था, उनका पहला मजमुआ, खलील साहब का मजमुआ नया अहदनामा भी उस ज़माने छप गया था। लेकिन ज़ाहिर है कि शहरयार को शोहरत तो बाद में मिली, लेकिन ये कि उस वक्त भी एक अच्छे कहना चाहिए कुछ अशार इनके जो गमन में इन्होंने मुजफ्फर अली ने जो गज़लें ले ली हैं, ये ग़ालिबन इसमें आज़म ही की गज़लें हैं। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, और अजीब सानिहा मुझ पर गुजर गया यारो, ये दोनों गज़लें। तो शहरयार के साथ भी अच्छा, शाम को हम लोग स्टाफ क्लब में बैठा करते थे, बहुत एक अब याद आती हैं वो बातें। अब तो सुना वो माहौल ख़त्म हो गया, स्टाफ क्लब का भी नहीं रहा। बड़ी अजीब व गरीब दुनिया थी अलीगढ़ भी उस ज़माने में, बहुत तेज़ी से तब्दील हुआ है अलीगढ़। बल्कि शहरयार साहब की वो गज़लें जो उमराव जान में हैं, वो सारी गज़लें उनके मजमूए में हैं, वो सारी गज़लें उनके मजमूए में हैं। और मैं भूल गया इससे पहले बताने कि जब मैं इलाहाबाद में था उस ज़माने में, वहाँ जो शोरा आया करते थे, मखदूम और कैफ़ी और सरदार जाफरी, साहिर भी बहुत आते थे। साहिर से मेरी बहुत मुलाकातें हुई वहाँ पर। तो उस ज़माने में साहिर ने भी सोचिए आपकी जिस तरीके से फिल्मों में अपने गीतों को, अपने पूरे मजमूए को, तलखियाँ को खपा दिया था उन्होंने। उनकी मकबूलियत भी शबाब पर थी। इसी तरह खैर उन्होंने तो जिस मंजिल तक पहुँचाया, मेरे ख्याल में वो एक तारीख अलग है उसकी तो बिल्कुल। और तो शहरयार का भी ये रहा कि उनका अपना संजीदा कलाम जो था वो फिल्मों में इस तरीके से आ गया। तो अलीगढ़ एक बहुत अच्छी जगह थी और बड़ी बारौनक जगह, वहाँ कैनेडी हाउस के फंक्शंस और ये सारी चीज़ें, फिर कल्चरल एक्टिविटीज़, फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, वो हर एतबार से देखा जाए तो लोगों ने देखिए उसको अलीगढ़ को प्लेग्राउंड तो बना ही रखा है सियासत की भी। और जाहिर है कि जैसे हमारी ज़बान के सिलसिले में होता रहता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी एक हमेशा एक ज़िंदा रहने वाला इशू है बहुत से लोगों के लिए, और बहुत से लोगों की जो लीडरशिप जो है उसी के रास्ते से उसकी तारीख मुरतब की जा सकती है। फिर अलीगढ़ से आप जामिया चले आए? अलीगढ़ से मैं जामिया आ गया 1976 में। कोई ख़ास सबब? कोई सबब नहीं था, बस गरचे जब मैं आ रहा था तो वहाँ तालिब इल्मों ने मेरे एक अजीब व गरीब जलसा किया था जिसकी सदारत की थी प्रो वाइस चांसलर ने। अच्छा। और बड़ी तकरीरें और बड़ी जज्बाती तकरीरें कि साहब क्यों जा रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये कि वो बहुत एक अजब लड़कों ने एक मुझे एक कहना चाहिए कि लिख करके एक इबारत भी अजीब तरीके से दी एक वहाँ, और बहुत एक मोहब्बत का इजहार लोगों ने किया। लेकिन मैं आ गया, दिल्ली आता रहता था, उस आने भी कई दोस्त थे। अमीर हनफी दिल्ली ही में थे उस वक्त, और बल्लाद मैनरा थे दिल्ली में, महमूद हाशमी थे दिल्ली में, हसन नईम साहब थे दिल्ली में। तो दिल्ली आना जाना तो रहता था। फिर ड्रामे लिखने की वजह से मुझे आना पड़ता था, इसलिए कि अनवर खान ज़्यादातर प्रोड्यूस करते थे ड्रामे, और पंडित दीनानाथ जुत्शी गुलजार साहब के सबसे बड़े भाई, जो मेरे ख्याल में रेडियो के हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट रहे हैं उस ज़माने में, वो आनंद मोहन जुत्शी गुलजार के बड़े भाई, सबसे बड़े भाई पंडित दीनानाथ जुत्शी उनका नाम था। वो रोल्स किया करते थे भाई उन ड्रामों में। तो हबीब तनवीर तक ने रोल किया है। हबीब तनवीर थे। ख़वातीन के रोल में मुमताज़ मिर्ज़ा, बेगम मुमताज़ मिर्ज़ा बहुत अच्छी शायरा थी, वो आया करती थी। उस वक्त उर्दू ड्रामों का और उर्दू का अजीब चर्चा था यहाँ रेडियो पर। तो ये समझ लीजिए आप कि उर्दू ज़बान ने रेडियो को जिस तरीके से शोहरत दी थी उसका कोई मुकाबला आज से आप नहीं कर सकते। सही बात। इसलिए कि उस ज़माने में तो ये कैफियत थी कि उर्दू सर्विस की जो डाक आती थी उसको संभालने के लिए एक स्टाफ चाहिए था बाकायदा उन लोगों को। और ये समझिए कि लोग आवाज़ें सुन करके आया करते हैं, मुजीब सिद्दीकी और मरियम और ये जो मुख्तलिफ ताहिरा नियाज़ी और के जो मुख्तलिफ इकबाल वारसी और जब्बार साहब और ये जो मुख्तलिफ एस.एम. शफीक अनाउंसर्स को देखने लोग आया करते थे। पाकिस्तान के लोग आते थे तो यहाँ आते थे बाकायदा। रेडियो पर उर्दू सर्विस, उर्दू मजलिस, इनका एक ख़ास दबदबा था, एक चार्म था। लेकिन ज़ाहिर है कि रफ्ता रफ्ता वो चीज़ें बहुत मनसूबाबंद तरीके से गोया कि कहना चाहिए कि धीरे धीरे ख़त्म होती गई। लेकिन दिल्ली जब आया तो बहरहाल मुझे अच्छी लगी ये तब्दीली भी। मैं आके यहाँ जामिया में के इलाके में रहने लगा वहीं, और मैंने सोचा कि भाई वहाँ अब ये आ गए हैं, यहाँ अब नहीं जाएंगे कहीं जी। और अस्पताल भी मेरे घर से पास थे, सारे बड़े अस्पताल तो कई हैं वहाँ पर, यानी अपोलो है और होली फैमिली है और स्कोर्ट्स है, कब्रस्तान भी करीब है। तो मैंने कहा भाई अब ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ जाहिर है कि अब यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं। और फिर जामिया में एक अच्छा माहौल मुझे मिला,
दोस्त अहबाब मेरे। दोस्तों में जो लोग मुझे याद आते हैं यहाँ दिल्ली में, देवेंद्र सत्यार्थी बहुत याद आते हैं मुझे। जी। देवेंद्र सत्यार्थी, उनके साथ बहुत वक्त हमारा गुजरता था। बलराज मेहंद्रा से बहुत दोस्ती थी, और मेहंद्रा ने एक ज़माने में शऊर का एक ऑफिस कायम किया था यहाँ तिराहा बैरम खां पर। कुमार पाशी था वहाँ। कुमार पाशी बहुत अच्छा शायर था, बहुत अच्छा शायर। और जाहिर है कि वो कुमार पाशी के यहाँ आना जाना मेरा था, मेरी बहुत दोस्ती थी उनसे। कई लोग थे भाई, महमूद हाशमी थे, देखिए वो नहीं, सुंदर प्रकाश थे, वो नहीं रहे। कैसे कैसे लोग थे। देवेंद्र सत्यार्थी के बारे में अगर कुछ आप भाई, देवेंद्र सत्यार्थी का मामला देखिए, मुझे कभी कभी एक तकलीफ भी होती है मोहित साहब, ये सोच करके कि गांधी जी की तहरीक पर पंडित रामनरेश त्रिपाठी और देवेंद्र सत्यार्थी, इन दोनों ने लोकगीत जमा करना शुरू किया था। और सोचिए कि लोकगीत कितना बड़ा सरमाया होते हैं किसी भी कौम के अदब का। बिल्कुल। लेकिन ये कि हमारे यहाँ उर्दू वालों ने उसकी कदर उस तरह नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। एक आम अंदाज़ा ये है कि देवेंद्र सत्यार्थी ने 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख या उससे भी ज़्यादा लोकगीत जमा किए थे। उस वक्त सोचिए रिकॉर्डिंग की आसानियाँ नहीं थी जो अब हासिल हो गई हैं। लेकिन ये कि देवेंद्र सत्यार्थी पैदल चलने वाला आदमी, लंबी दाढ़ी, उसका एक ढीला ढाला कोट, बगल में कागजात का पलंदा दबा हुआ, और एक टैगोर से मिलती जुलती शक्ल उसकी। बड़ा एक बहुत ही खुशशक्ल आदमी थे सत्यार्थी जी, और हर तरफ नजर आते थे। अपना जाहिर है कि लोग उनसे लिबर्टीज़ भी लेते थे, ये सब था। लेकिन मुझे वो बहुत याद आते हैं, और मेरा ख्याल है कि उनकी बहुत कदर करनी चाहिए थी हिंदुस्तानी हुकूमत को, और दिल्ली में उनकी यादगार होनी चाहिए थी। ऐसा आदमी तो अब पैदा होने का नहीं जिसने इतना लोक अदब की इतनी खिदमत की। भाई उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में, अंग्रेजी में, कितनी ज़बानों में एक साथ वो लिखते थे। मीरा जी से भी बड़े अच्छे उनके मीरा जी से उनके ताल्लुकात बहुत थे। मंटो से उनके ताल्लुकात, मंटो ने एक अफसाना भी उन पर लिखा था, इन्होंने भी जवाब उसका लिखा था, तो वो थे। और फिर सुंदर प्रकाश था अफसाना निगारों में यहाँ पर, जो बाद में बॉम्बे जाके बस गए, वहाँ भी हमारी मुलाकातें होती रहीं। हमारे दोस्तों महमूद हाशमी थे, आज वो भी हमारे, हसन नईम थे जो अब नहीं रहे, कैसे अच्छे शेर कहते थे वो भी। रिफत सरोज साहब थे उर्दू मजलिस में। एक बड़ा अहम नाम उर्दू फिक्शन का, उर्दू नावल का, कुर्तुलैन हैदर, जिन्हें दुनिया देखिए उनसे तो हम लोग आग का दरिया, उनसे तो हमारा ज़ाती ताल्लुक़ बहुत रहा है, इसलिए कि ऐनी आपा का मामला ये रहा कि हमारे करीब तरीन दोस्तों में एक तरीके से रहीं वो। बल्कि मेरे लिए इज़्ज़त की बात है ये समझना कि वो बिल्कुल उनसे ये ताल्लुक़ था हमारा। वो शुरू में आके हमारी कॉलोनी में रहीं, एक मकान उन्होंने फ्लैट वहाँ किराए पर लिया मेरे पड़ोस में, वहाँ रहती थी। बल्कि शुरू में जब आई तो जब उनके घर में सफ़ेदी हो रही थी तो उन्होंने कहा भाई चंद दिन हमें एलर्जी है चूने की बू से, तो हम यहीं तुम्हारे यहाँ ठहरते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो वहाँ वो रहीं, और हर वक्त का आना जाना, मिलना मिलाना। ऐनी आपा की तो बड़ी गैर मामूली शख्सियत, भाई ऐसी शख्सियत हिंदुस्तानी अदब की तारीख़ में अब पैदा होने की नहीं है। यानी जिस तरह कह लीजिए आप आज जिक्र करते हैं आप महादेव वर्मा का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, कुर्तुलैन हैदर का, या ये कि इस वक्त हमारे यहाँ महाश्वेता देवी हैं मिसाल के तौर पर, तो ये एक बड़ी गैर मामूली शख्सियतें रखने वाली ये ऐनी आपा तो एक बड़ी जिंदा दिल और बड़ी शगुफ्ता मिजाज, अपनी तहरीरों में बहुत हंसती थी। ये सोच करके लोग समझते हैं बड़ी दुखी, बड़ी तन्हा ज़िंदगी गुजारना उनका अपना इंतखाब था। लेकिन ये कि वो बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत गैर मामूली उनको दस्तरस हासिल थी अंग्रेज़ी पर, और ज़ाहिर है कि वो जिस बेतकल्लुफ़ी के साथ उर्दू लिखती थी वैसे अंग्रेज़ी लिखती थी। बल्कि ज़बान, तहज़ीब, इम्प्रिंट की एडिटर रहीं, ये चीज़ें मिली थी। इम्प्रिंट की एडिटर रहीं, और इलस्ट्रेटेड वीकली से उनका ताल्लुक़ रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत दिनों तक उन्होंने काम किया, तो ये सब वो रहा। अच्छा, वो कुर्तुलैन हैदर फिर पाकिस्तान चली गई, वहाँ कुछ वक्त गुजारा, फिर वहाँ से हिंदुस्तान चली आई, तो ये क्या मामलात रहे हैं? अब देखिए मैंने कभी उनसे पूछा तो नहीं, ज़ाती मामलात में जब तक जितना कोई बता देता है मैं सुन लेता हूँ, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में जो कहानियाँ मशहूर की गई वो गलत हैं। अच्छा। ऐनी आपा का बयान है कि पाकिस्तान में उन पर कोई सितम नहीं हो रहा था जी। आग का दरिया उन्होंने लिखा 1958 में गालिबन शाया हुआ था आग का दरिया, तो जाहिर है कि वो उससे तो दो कौमी नज़रिए के तसव्वुर पर एक ज़रब पड़ती है उस नावल से। जिस तरीके से उन्होंने 2500 साल की तारीख़ को अपना जब हवाला बनाया है, पस मंज़र बनाया है, तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने पसंद तो नहीं किया होगा, उसके ख़िलाफ़ मज़ामीन भी लिखे, मुज़फ़्फ़र अली सैयद ने, इन लोगों ने। लेकिन ऐनी आपा का यहाँ चला आना उनका अपना इंतखाब था। जो खुला हुआ माहौल था, वहाँ फ़ौजी हुकूमतें एक के बाद एक कायम होती जा रही थीं, और ज़ाहिर है कि फ़ौजी हुकूमतें जहाँ हमारे मुल्क में और पाकिस्तान में फ़र्क बुनियादी तो यही था ना कि यहाँ तक जमहूरियत की बुनियादें इतनी मजबूत रहीं कि अब तक देख लीजिए आप
तब्दीलियाँ तो हर ज़माने में वही खुला हुआ माशरा है, जो पार्टी बरसर इक़्तिदार आ जाए। लेकिन ये कि यहाँ बहरहाल एक जमहूरियत की बुनियादें बहुत मजबूत हैं, जमहूरियत की, सेकुलरिज्म की और ये सारी चीज़ें। तो क़ुर्रतुल हैदर को भी ये हुआ कि वहाँ से छोड़ के वो आ गई यहाँ, बॉम्बे में रहना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उनका कहना यह है कि कोई मजबूरी नहीं थी उनके साथ, यानी यहाँ से ये नहीं कि वहाँ रहती तो गिरफ्तार हो जाती, ये महज एक तरह की इबारत आराई और किस्सा कहानी है ये सब। बिल्कुल। लेकिन मिजाज के हवाले से कहा जाता है कि बड़ी तुनक मिजाजी थी उनके अंदर। अब एक देखिए उनके जैसे टैलेंट का आदमी जब होगा तो उसको वो आप ये समझें कि वो कोई लोगों से बहुत घुल मिल करके और बहुत बेतकल्लुफ़ी की बातें, ये तो थोड़ी अशराफियत भी यानी आपा में थी, एक ख़ास तरीके एक स्टेटस कॉन्शियस तो वो थी, क्लास का उनके यहाँ बहुत ज़बरदस्त शऊर था। वो ज़ाहिर है कि जब कोई चीज़ ख़रीदती थी, मुझे अब भी याद है कि सोफ़ा उन्होंने ख़रीदा था, मुझसे कहा कि भाई ये LMC तो नहीं लग रहा है, LMC के माने लोअर मिडिल क्लास तो नहीं लग रहा। तो ये गोया कि ये सब इसलिए कि भाई उन्होंने एक आरामदेह ज़िंदगी गुजारी थी। उनके वालिद भी बहरहाल एक अच्छे मुमताज़ हैसियतों से अंदर हमने काम किया, अफसाना निगार थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे, सिविल सर्वेंट रहे एक ज़माने में। उनके सारे रिश्तेदार यानी आपा के बहुत दुनिया में अच्छी जगहों पर, अच्छे मुल्कों में बहुत एक रहा। तालीम की तरफ एक बहुत मुमताज़ ख़ानदानों में से वो एक ख़ानदान उनका था। तो यानी आपा के यहाँ वो लोग समझें कि वो बेतकल्लुफ़ी से लोगों से तो वो तो नहीं था उनके यहाँ, लेकिन एक बहुत अच्छी बड़ी मेहमानवाज, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाली, बड़ी खातिर तवाज़ो उनके यहाँ होती थी। और मुझे तो याद है कि जब तक यानी आपा रही दिल्ली में ग़ालिबन वाहिद घर था उनका यहाँ अदीबों में जहाँ पर कम से कम लोगों को जमा कर लेती थी वो और ख़ुश होती थी। हमारे घर कभी ऐसे कोई तकरीब होती थी, कोई पाकिस्तान से आया, कोई अदीब आया, कोई ये हुआ, तो यानी आपा तो हमेशा ही मौजूद रहती थी, हम भी उनके यहाँ हमेशा रहते थे। बिल्कुल। तो ये सब खूबियाँ उनमें बहुत थीं, वो बहुत याद आती हैं। बड़ी जिंदा दिल शख्सियत थी उनकी, हंसी मजाक और एक मतलब बहरहाल उनका। लेकिन ज़ाहिर है कि वो बेतकल्लुफ़ सोहबतों में, जहाँ वो एक ये भी था कि जहाँ उन पर चुप लग गई तो चुप लग गई, आप घंटों बैठे रहिए बात नहीं करेंगी। लेकिन यह था कि अगर उनकी पसंद के लोग हों तो ज़ाहिर है कि यानी आपा को बातें करने में बड़ा मज़ा आता था। कि अदब तो खैर मोहब्बत तक़सीम करने का एक वसीला है और अदब के लिए सरहदें कोई मानी नहीं रखती। दुनिया के किसी भी ख़ित्ते का कोई भी अदीब हो, उसका राब्ता दूसरे ममालिक के अदीबों से रहता है। आप हमेशा पाकिस्तान की महफ़िलों में, वहाँ के कॉन्फ्रेंसेस में आप शिरकत करते रहते हैं, वहाँ आपको बहुत पढ़ा जाता है, बहुत आपसे मोहब्बत करने वाले लोग वहाँ मौजूद हैं और अक्सर आप जाते रहते हैं। वहाँ कई अदीब ऐसे हैं जिनसे आपके बड़े गहरे मरासिम रहे हैं, लेकिन आज वो हमारे दरमियान नहीं है। एक नाम मुझे याद आता है वज़ीर आगा साहब का। देखिए, उर्दू तो मेरे लिए वसीला ये ज़बान बन गई पूरी दुनिया को देखने का। जर्मनी, यूरोप मतलब का इलाक़ा और उसके बाद अमेरिका और वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ और मुख्तलिफ यानी बहरुल ममालिक और फिर पाकिस्तान तो खैर बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई कल तक हमारा आंगन था, घर आंगन वाला ताल्लुक़ है बिल्कुल उसमें। तो अभी भी पिछले हफ्ते में गया था पाकिस्तान, वहाँ कॉन्फ्रेंसें होती हैं। अच्छी बात यह है कि एक जो बड़ी रवायत है हमारी तहज़ीब की, जिसको हम पूरे सब कॉन्टिनेंट की रवायत, बर सग़ीर की रवायत कहते हैं, जिसमें हिंदुओं मुसलमानों का बराबर का हिस्सा रहा है, तो ज़ाहिर कि उसका चिराग जहाँ भी जल रहा हो वो हमारा चिराग है, उससे जो रोशनी पैदा हो रही है वो हमारी रोशनी है। तो हमें तो अच्छा लगता है। और मेरे दोस्तों में ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान तो सबसे करीबी दोस्तों में मेरे इस वक्त इंतज़ार साहब हैं, वहाँ पर लाहौर में रहते हैं, कराची में हैं, आसिफ फर्रुखी हैं, अजमल कमाल हैं, ये लोग हैं, बहुत से लोग हैं, अफजाल अहमद सैयद हैं, लेकिन वो लोग जो आज हमारे दरमियान नहीं हैं, जो लोग हमारे दरमियान नहीं है। देखिए, ऐसे लोगों की तादाद, अफसोस तो यही होता है कि उम्र के ख़ास मरहले में दाखिल होने के बाद मोहित साहब अपने जहन को इसके लिए तैयार कर लेना चाहिए कि आज हम ख़बरें सुन रहे हैं, कल हमारी ख़बरें सुनी जाएँ, इसी तरह की ख़बर सुनी जाएगी। देखते देखते कितने लोग बिछड़। पहली मरतबा जब मैं पाकिस्तान गया तो जो अदीब मुझे थे उनमें कितने लोग अब नहीं रहे, बहुत से लोग नहीं रहे, 1 दर्जन से ज़्यादा उनकी तादाद है। भाई सलीम अहमद तौज़ानी, अहमद बशीर तौज़ानी में, मिर्ज़ा अदीब तौज़ानी, बहुत से लोग थे। अब ज़ाहिर है कि शोहरत बुखारी नहीं। तो अब मैं जाता हूँ वहाँ तो ज़ाहिर है कि मुझे एहसास होता है कि भाई वज़ीर आगा साहब जब जाता था मिलते थे, बिल्कुल सरगोधा से आते थे लाहौर कभी कभी तो, और ये कैफियत थी कि उनके घर पर एक नशिस्त होती थी, एक बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम होता था। हमारे एक बड़े अजीज़ दोस्त थे अनीस नागी, जो उर्दू का शायर की हैसियत बहुत ही अनोखा अदीब, जनाब जदीद अदब की वो तारीख़ ना होती अगर अनीस नागी ना होते। देखिए, अनीस नागी, जीलानी कामरान, इफ्तिखार जालिब,
अगर ये 3 आदमी ना होते तो जदीद शायरी की ये तारीख नहीं हो सकती जो आज आपके सामने है। बिल्कुल इत्तेफाक से तीनों अब नहीं है, तीनों हमारे दोस्त थे। अनीस नागी ज़ाहिर है कि अभी रुखसत हुए और क्या मौत आई है साहब कि लाइब्रेरी में बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते एक आदमी अचानक चुप हो जाता है और मालूम हुआ कि साहब वहीं उसकी जान निकल गई। तो बहुत गैर मामूली था। उन्होंने फिक्शन भी लिखा है, शायरी भी की है, तनकीद भी लिखी है। बिल्कुल थोड़े उलझे हुए आदमी थे, मुतनाज़े बहुत रहे, उनकी रायें बहुत शदीद हुआ करती थीं, लड़ाई लोगों से बहुत करते थे, ये सब था। तो लेकिन और हमारे दोस्तों भाई ज़फ़र इकबाल साहब हैं आजकल बहुत मुतनाज़े हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हम गए थे तो हमारी बड़ी लंबी गुफ्तगू उनसे हुई, मुलाकात तो नहीं हो सकी लेकिन टेलीफोन पर बात हुई थी उनसे। अहमद मुश्ताक हमारे दोस्त हैं जो वहाँ रहते हैं, ह्यूस्टन में, अमेरिका में हैं। हम अमेरिका गए थे। आगा साहब की शख्सियत बड़ी वज़ीर आगा बहुत वज़ीर आगा साहब तो बड़े यहाँ भी आ चुके, दिल्ली 2-3 बार आए वो, जब भी आए तो गरीब खाने हमारे घर भी आए और वज़ीर आगा साहब से बड़ा ताल्लुक़ था हमारा। हमने बल्कि शुरू में जब लिखना शुरू किया उस वक्त जो रिसाले निकल रहे थे फ़नून में और औराक़ में बहुत लिखा उस ज़माने में, तालिब इल्मी के ज़माने में शुरू कर दिया था फ़नून जब निकला था। तो वज़ीर आगा साहब से बड़ी दोस्ती भी रही, बड़े वज़ादार आदमी थे, अदब में डूबे हुए। बिल्कुल। बाकी देखिए अब ये सब के लोगों ने कि साहब बड़े मतमुवल होना कोई ख़राबी की बात तो नहीं है। यही है कि हल्के, अब ये सब देखिए मुझे गरोह बंदी और सियासत और साजिश और इन सब बातों से तो मुझे नफरत हमेशा से रही है। बिल्कुल। और लेकिन ये कि आपकी दोस्तियों को तो एक हल्का बनते ही है, आप जहाँ भी रहेंगे एक दोस्तों का हल्का हम ख्याल लोगों का बन जाता है। तो वज़ीर आगा साहब की अब वहाँ उनके झगड़े लड़ाइयाँ क्या थी, इख्तिलाफात क्या थे, उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन एक मुझे तो इससे दिलचस्पी है कि वो अदब के आदमी थे और एक बहुत एक कहना चाहिए कि एक मजबूत रवायत जो जदीद अदब की जो उन्होंने कायम की है, तो ज़ाहिर है उसको हमेशा, वो शायर बहुत अच्छे थे, नक़ाद बहुत अच्छे थे और इसके अलावा कई ज़बानों में उनकी बतौर इंसान बहुत अच्छे थे। और बल्कि आखिरी मुलाकात तो मेरी उनकी मौत से कहना चाहिए कि कोई 6-7 महीने पहले मैं गया था, तो उस मौके पर, बल्कि नहीं 6-7 महीने से भी शायद कम मुद्दत थी, मेरा एक लेक्चर था वहाँ ओरिएंटल कॉलेज में, अब्दुल्ला मेमोरियल, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मेमोरियल लेक्चर वहीं इंस्टीट्यूट किया गया था, पहला लेक्चर था। उसमें डिस्कशंस में वज़ीर आगा साहब का नाम भी था कि मेरा लेक्चर होगा, बाद में वज़ीर आगा और हमारे ये इंतज़ार साहब और बहुत से लोग, इफ्तिखार आरिफ, कई लोगों के नाम थे कि ये डिस्कशंस में हिस्सा लेंगे, आएंगे ये लोग। तो वज़ीर आगा साहब का फ़ोन आया कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो मैं मिलने के लिए गया उनसे, बल्कि इंतज़ार साहब ने मुझसे कहा कि तुम चल रहे हो तो मैं भी चलूँगा। हम गए उनसे मिलने के लिए और देख के ख्याल भी नहीं होता था कि भाई अब आखिरी मुलाकात हो रही है। वैसे ही बिल्कुल बशाश दिखाई दिए, कमज़ोर तो ज़ाहिर हो गए थे, 80 से ऊपर उनकी उम्र थी उस वक्त। तो लेकिन ये कि बहरहाल वो मिले और लाहौर में उनकी बड़ी शानदार उनकी कोठी, वहाँ पर बड़ी ज़ियाफ़त का उन्होंने एहतमाम किया, बहुत से लोगों को बुला लिया था। तो ये हमारी आखिरी मुलाकात थी वज़ीर आगा साहब से। ऐसी कई शख्सियात हैं जिन पर गुफ्तगू करने की गुंजाइश है, बड़ी दिलचस्प शख्सियात हैं और ज़ाहिर है हमारे पास वक्त कम है, हम सब पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। चलते चलते हम ये चाहते हैं कि सरदार जाफरी साहब से भी आपके बड़े देखिए जाफरी साहब का मामला यह है, जाफरी साहब से हमारा ख़ास ताल्लुक़, बहुत ज़्यादा मिलना जुलना तो नहीं, बम्बई में रहते थे वो, लेकिन उनसे दोस्ती का आगाज़ उस एक तरह से कहने न्याज़मंदी एक बहुत उस वक्त हुई जब बॉम्बे में सुरूर साहब हर साल अखबार पर सेमिनार किया करते थे, उसमें बुलाते थे जाफरी साहब को भी, मुझे हमें भी बुलाया। हम गए एक बार, हमारी छोटी बेटी उस वक्त वो बगल में 5वीं 6वीं पढ़ती थी, अब तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, तो वो गई हुई थी और ये दिन भर बैठी हुई वहाँ इन लोगों के कार्टून्स बनाया करती थी। तो जाफरी साहब से बहुत दोस्ती हो गई उसकी, बल्कि जाफरी साहब अपने इंतकाल से पहले कई बार यहाँ आए दिल्ली, तो जब मिलते थे तो मुझे एक लिफाफा फ़ौरन, भाई ये सीमी को दे देना। मैंने कहा क्या है, तो कहने चॉकलेट है इसमें। मैंने कहा साहब तो बहुत बड़ी हो गई है वो, कहने भाई मुझे तो यही लगता है कि अभी बच्ची होगी ये। खैर, तो ये वज़ादारी अजीब व गरीब थी। बिल्कुल। और जाफरी साहब को जब वो मिला सन 2000-2001 में कब मिला था ये ज्ञानपीठ, तो मुझे याद है कि मुझसे रेडियो वालों ने कहा कि आप उन पर एक छोटी सी तकरीर लिख दीजिए जो हम अपने न्यूज़ रीडर से पढ़वाएंगे हिंदी में। तो मैंने वो लिखी थी तकरीर, तो जाफरी साहब ने सुनी, उनको अच्छी लगी, फिर उनका फ़ोन आया कि तुम ऐसा करो कि उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा मुझे भिजवा दो। तो ये सब, तो इस तरह ताल्लुकात उनसे बढ़। जब मैं बम्बई गया कभी, तो वहाँ ज़ाहिर के मजरूह साहब के यहाँ कई बार ऐसा हुआ कि मुलाकात वहाँ होती थी, ख़ुद जाफरी साहब के घर पर भी। और बड़ी एक पुरानी शराफत और वज़ादारी ऐसी थी उन लोगों में कि उसका वाकई हम लोग को सबक उससे लेना चाहिए। कैसे एक दूसरे के लिए की फ़िक्र करते थे, एक दूसरे से किस तरीके से क़ुर्बत का इजहार करते थे और कैसे लायक लोग थे। और सोचिए कि इन लोगों ने ज़िंदगी में
भाई कलम ही को अपना ज़रिया बनाया, कोई ऐसी बात नहीं कि उन्होंने जिस पर शर्मिंदा हो सके कभी। बिल्कुल। और ये सब तो जाफरी साहब बड़े गैर मामूली लोगों में थे। और क्या था उनकी खिताबत, उनका बोलना। मुझे तो वहाँ टेक्सास यूनिवर्सिटी में गया था तो वहाँ मुझे लोगों ने बताया कि जाफरी साहब को बुलाया था उन लोगों ने, गालिबन हार्वर्ड भी गए थे वो, और वहाँ जो लेक्चर्स उन्होंने दिए तो अब तक लोग याद कर रहे थे उन्हें। क्या बात। और तो एक बहुत पढ़े लिखे शायर, वो हमारे तरक्की पसंद शायरों में गालिबन सबसे ज़्यादा मुमताज़ इंटेलेक्चुअल थे वो हमारे ज़माने। बड़ी गहरी बसीरत थी, बड़ी गहरी बसीरत। उन्होंने नस्र जो लिखी है शायरी के साथ साथ वो भी बहुत शगुफ्ता, बहुत अच्छी। उनकी किताब जैसे पैगम्बरान सुखन है जिसमें मीर नज़ीर और मीर और गालिब और कबीर पर मज़ामीन हैं उनके, तो ये बहुत गैर मामूली इन लोगों का काम। बहरहाल यादें तो भाई इतनी, मोईज़ साहब क्या बताया जाए कि ये तो एक अजीब ऐसी रह गुज़र है जिसका कहीं ख़ात्मा नहीं। जिस तरह चिराग से चिराग जलता है उसी तरह मामलात भी मुंतकिल होते हैं, ताल्लुकात भी मुंतकिल होते हैं, शफ़क़तें भी मुंतकिल होती हैं। तो ये एक सिलसिला है जो चलता रहता है और ये चलता रहेगा। शमीम हनफी साहब, आपने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया, अपनी मसरूफ़ियात से वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। ऐसे लोगों की यादें ताज़ा की जो आज हमारे दरमियान नहीं हैं और उनकी यादें हमारे लिए कीमती सरमाए की हैसियत रखती हैं। वक्त हो चुका है इसलिए अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर शमीम हनफी साहब, उर्दू तनक़ीद का एक नुमाया नाम और हमारे उर्दू अदब के बुज़ुर्गों में सबसे अहम नाम। वक्त हो चुका है, अपने मेज़बान मोईद रशीदी को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे आइंदा हफ्ते एक नई शख्सियत और उससे जुड़ी कुछ अहम, कीमती, दिलचस्प और रंगारंग यादों के साथ। तब तक देखते रहिए DD उर्दू, एक चैनल, एक तहरीक। यादें माज़ी है या कोई रोशनियों का सफ़र, सिलसिला दर सिलसिला है आरज़ुओं का सफ़र।